मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का टीआरई 3.0 और 4.0 मित्रों आपके जीवन के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। मित्रों यदि आप इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं और अपना जीवन मित्रों सुखमय बिताना चाहते हैं मित्रों तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों आज के क्लास से मित्रों हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों सभी प्रश्नों का थ्योरी भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रश्न का यदि एमसीक्यू दिए तो उसका थ्योरी क्या होगा, उसका वही आंसर क्या होगा। ठीक है मित्रों, यदि आप वर्ग 9th के लिए, 10th के लिए, 11th का या 12th का मित्रों यदि तैयारी करना चाहते हैं म्यूजिक से मित्रों, टीजीटी या पीजीटी मित्रों, तो आपके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। मित्रों यह क्लास नंबर 7 है। बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि तबले का आविष्कार किसने किया था। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है। फट से बताइए कि तबले का आविष्कार मित्रों किसने किया था। ए में है इनामे खां, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में तानसेन, डी मित्रों अमीर खुसरो। बताते चले मित्रों कि तबले का जो मित्रों आविष्कार हुआ था उसको अमीर खुसरो साहब किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक था। पूछेगा मित्रों एग्जाम में कि जो ऐसे अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अ से अमीर और अ से अलाउद्दीन याद रखिए। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाए जाने को क्या कहते हैं। किसी टुकड़े को 3 बार बजाए जाने को मित्रों क्या कहते हैं। तिहाई, दमदार, बेदमदार या ठेका। मित्रों बताते चले कि किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को मित्रों तिहाई कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे मित्रों कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका डिटेल्स क्या है। तो किसी टुकड़े को 3 बार बजाए जाने को मित्रों तिहाई कहते हैं। तिहाई आपको 2 प्रकार का होता है, दमदार और बेदमदार। तिहाई कितने प्रकार के होते हैं, दमदार तिहाई और बेदमदार तिहाई। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं। कायदे के विस्तार को मित्रों क्या कहते हैं। संगीत, आवृत्ति, पलटा या कायदा। कायदे के विस्तार को मित्रों क्या कहते हैं, फट से बताइए कि कायदे के विस्तार को जो मित्रों हम लोग पलटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि कायदे के विस्तार को मित्रों पलटा कहते हैं। ठीक है मित्रों, जिस प्रकार राग का विस्तार तान द्वारा किया जाता है उसी प्रकार मित्रों कायदे में पलटा और तिहाई दोनों बजाए जाते हैं और मित्रों आवृत्ति का विस्तार नहीं किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों यदि आप अपने जीवन में मित्रों सफल होना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि मित्रों आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए। प्रतिदिन क्या कीजिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों इस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर सॉरी मित्रों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तानपुरा में कितने तार होते हैं। सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। डी एकदम मित्रों सही है, 4 आंसर। तानपुरा में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, तानपुरा में 4 तार होते हैं। तानपुरा एक तत्ववाद है। तानपुरा जैसे किसके अंतर्गत आता है, तत्ववाद के अंतर्गत आता है। इसे उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। तो तानपुरा जो है एक सहायक वाद्य है, पर मेन वाद्य नहीं। तानपुरा कौन सा वाद्य है, सहायक वाद्य है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, तानपुरा का एक अंग है तुम्बा, यह किससे बना होता है। प्रश्न मित्रों बताइए कि तानपुरा का मित्रों एक अंग होता है तुम्बा। मित्रों तुम्बा जैसे तानपुरा का किसके बना होता है, सीताफल का, लौकी का, बैगन का या पेठे हरी का। मित्रों बताते चलें कि तानपुरा का एक अंग मित्रों तुम्बा होता है। मित्रों लौकी का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों कहीं कहीं सीताफल दे देता है परंतु मित्रों लौकी आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के सभी तारों में मित्रों घुड़ंच और किले के माध्यम मध्य पिरोए जाते हैं। मित्रों उसे क्या कहते हैं, गूल, ब्रिज, अदक या मनका। फट से मित्रों बताइए कि हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के सभी तारों मित्रों घुड़ंच और कील के माध्यम से मित्रों पिरोए जाते हैं, उसे मित्रों क्या कहते हैं।
मित्रों बताते चले कि उसे हम लोग मनका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के सभी तारों मित्रों घुड़ंच और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे मित्रों मनका कहते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहाँ पर होता है। पुरुषों के तानपुरे मित्रों पीतल का तार कहाँ पर होता है। प्रथम और अंतिम, दूसरा और अंतिम, चौथा और अंतिम, और डी में मित्रों तीसरा और अंतिम। फर्स्ट से मित्रों बताइए कि पुरुषों के तार मित्रों पीतल का तार मित्रों कहाँ पर होता है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब प्रथम और अंतिम मित्रों आपका सही है। प्रथम तार मित्रों पीतल का होता है और अंतिम तार मित्रों पीतल का होता है। इस प्रकार मित्रों आपको पैकेज की अति आवश्यकता है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों तत्काल आपसे मित्रों जैसे बात किया जाएगा और मित्रों बीपीएससी क्वालिफाई करने का मित्रों बहुत ही जबरदस्त पैकेज आपको मित्रों प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपका 100% मित्रों रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न आपका है कि अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं। अधिक उतार चढ़ाव के लिए मित्रों तार को किससे मिलाते हैं। ए में आपका खूंटी है, बी में मनका है, सी में अटक है, डी में आपका मित्रों डांड है। कहने का मतलब मित्रों कि अधिक चढ़ाव उतार के लिए तानपुरा में मित्रों तार को किससे मिलाते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा खूंटी से मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। ठीक है, व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा कि अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को खूंटी से मिलाया जाता है। सभी तंत्रवाद को खूंटी से मिलाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किससे बना होता है। मित्रों पुरुष का जो मित्रों जो पहला तार था वो अंतिम तार था मित्रों पीतल का बना हुआ था, परंतु यहाँ पर आ गया कि महिलाओं का जो मित्रों तानपुरा होता है उसका प्रथम तार मित्रों किसका बना होता है। तो मित्रों बताते चले कि महिलाओं के प्रथम तार मित्रों लोहा का बना होता है, जबकि पुरुषों का मित्रों प्रथम तार तानपुरा का जो होता है वो जैसे पीतल का बना होता है। तो मित्रों महिलाओं का किसका हो जाएगा लोहा का, मतलब कैट आपका मित्रों आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। मिजराब कौन से मित्रों वाद्य यंत्र में आता है। मित्रों ए में आपका तानपुरा है, बी में सितार है, सी में गिटार है, डी में आपका दिल रुबा है। और से मित्रों बताइए कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। मित्रों बताते चले कि मिजराब जो मित्रों सितार वाद्य यंत्र के अंतर्गत मित्रों आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि सितार को मित्रों बजाने के लिए मिजराब का प्रयोग किया जाता है, जबकि तानपुरा को मित्रों गिटार को बजाने के लिए उंगली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर भी केयर कीजिएगा। मिजराब का प्रयोग सितारवाद में किया जाता है। सितार एक तत्ववाद है, सितारवाद को मित्रों मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है मित्रों उसे क्या कहते हैं। तरब, तुम्बा, तबली या तार ग्रहण। मित्रों फट से बताइए कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक मित्रों गूंजता है उसे मित्रों हम लोग तरब का तार कहते हैं। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। ठीक है, जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या बोलते हैं, तरब कहते हैं। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है मित्रों उसे तरब का तार कहते हैं। तुम्बा, तबली और तार ग्रह के ये तीनों सितार के तार मित्रों नहीं बल्कि सितार के अंग हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि सितार में कितने तार होते हैं। अब बताइए इस प्रश्न का आपको आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत बेहद महत्वपूर्ण भी है कि सितार में कितने तार होते हैं। तो मित्रों बताता चले कि सितार में कुल 7 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। सितारवाद में 7 तार होते हैं। सितार तंत्रवाद की श्रेणी में आता है। सितार पर रजा खानेगत और मस्जिद खानेगत बजाया जाता है। सितार के तार को मित्रों खूंटियों द्वारा चढ़ाया या उतारा जाता है। सितार को सहतारा भी कहते हैं। सितार को सहतारा भी मित्रों कहा जाता है। मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि सितार के तार पर मिजराब
से प्रहार करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। सितार के तार पर मित्रों मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होता है मित्रों उसे क्या कहते हैं। मित्रों ए में आपका अचल ठाठ, बी में अचल ठाठ, सी में ठाठ, डी में आपका बोल है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले उसे मित्रों बोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम क्या है। हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम क्या है। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है ए मैहर अलाउद्दीन खान, बी में मित्रों स्वर्गीय निखिल बनर्जी, सी में मित्रों आपका पंडित रविशंकर साहब और डी में आपका हरिदास साहब। तो मित्रों इनमें से पंडित रविशंकर साहब जो है मित्रों सितार वादक हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर जी हैं। आपने भारत में तथा विदेशों में भी मित्रों कई सितार वादन किया है। अलाउद्दीन खां तथा स्वामी हरिदास गायन के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। कौन से वाद्य यंत्र को तत्ववाद्यों की जननी मानी जाती है या कही जाती है। कौन से वाद्य यंत्रों को मित्रों जैसे तत्ववाद्यों की जननी कहते हैं। तानपुरा को, सितार को, वीणा को या सारंगी को। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बीना। बीना कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है, सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। बीनावाद को तत्ववाद की जननी कहते हैं। सर्वप्रथम तत्ववाद बीना को ही मित्रों माना जाता है। बीना का ही विस्तृत रूप है, मैंने बीना का ही मित्रों दूसरा रूप बनाया गया है। तानपुरा, सितार और सारंगी ये सब किससे विकास हुआ है, बीना से ही हुआ है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि सितार को बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। सितार को बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। मिजराब कहते हैं, घुरंच कहते हैं, तरब कहते हैं, अटी कहते हैं। फट से मित्रों बताइए कि सितार को बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो मित्रों बार बार बता रहे उसे मिजराब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये पहला आंसर मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। सितार वाद्य को बजाए जाने वाले यंत्र को मित्रों मिजराब कहते हैं। घुरंच, तरब, अटी सितार के अंग हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका है कि धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। धातु की एक छोटी पत्ती जिससे मित्रों सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। पतिया कहते हैं, मनका कहते हैं, जवा कहते हैं, मिजराब कहते हैं। और से मित्रों बताइए कि धातु की एक छोटी पत्ती जिससे मित्रों सरोद बजाए जाते हैं उसे मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का 18 नंबर का आंसर हो जाएगा, उसे मित्रों जवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा कि धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद वाद्य बजाया जाता है उसे जवा कहते हैं। सरोद एक तंत्र वाद्य है। उस्ताद अमजद अली खां एक सरोद वादक हैं। पतिया, मनका और मिजराब से सरोद वाद्य नहीं बजाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। बीना, बांसुरी, सितार या तानपुरा। प्रश्न मित्रों बताइए कि जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चलें कि उसे जो हम लोग बोलते हैं मित्रों बांसुरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होता है उसे बांसुरी वाद्य कहते हैं। बांसुरी एक सुशील वाद्य है। बांसुरी को मित्रों अंगुलियों की मित्रों सहायता से बजाया जाता है। वीणा, सितार और तानपुरा तंत्र वाद्य के अंतर्गत मित्रों आता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका जो बीपीएससी एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण मित्रों यह क्लास तैयार किया गया है। वाद्यों को मतलब सारंग देव के अनुसार मित्रों वाद्यों को मुख्यतः कितने वर्गों मित्रों विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4 वाद्यों को मित्रों सारंग देव जी के अनुसार कितने मुख्य भाग वर्गों मित्रों विभाजित किया गया है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 भागों मित्रों जैसे विभाजित किया गया है। चारों का नाम मित्रों बारीकी से खेल कीजिएगा। तत् है, सुशील है, घन है और चौथा मित्रों अवनद है। ठीक है,
संगीत रत्नाकर ग्रंथ मित्रों 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। मित्रों अब जो स्टेट का एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा भी था। इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ मित्रों कैवीं शताब्दी में लिखी गई थी? तो 13वीं शताब्दी में। इस ग्रंथ के 4 वर्गों के वाद्यों का मित्रों वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिन वाद्यों में मित्रों चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? तत्ववाद, सुशीलवाद, अवनदवाद या घनवाद। मित्रों बताते चलें कि जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से मित्रों स्वर उत्पन्न होता है उसे हम अवनदवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, जिन वाद्यों पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसे मित्रों अवनदवाद कहा जाता है। जैसे तबला, पखावाज जैसे मित्रों अवनदवाद के अंतर्गत आता है, जबकि सितार तत्ववाद के अंतर्गत आएगा और शहनाई सुशीलवाद के अंतर्गत आएगा मित्रों, और मजीरा घनवाद के अंतर्गत आएगा, और ढोलक भी मित्रों जो है ये अवनदवाद के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इस राज को कौन से यंत्र से बजाया जाता है? रीढ़ के द्वारा, मिजराब के द्वारा, कमाने के द्वारा या हवा के द्वारा? फट से मित्रों बताइए कि इस राज को कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा मित्रों बजाया जाता है? मित्रों बताते चले कि इस राज को मित्रों एक कमानी टाइप का ऐसा डंटा रहता है मित्रों, इसको मित्रों हम लोग कमानी बोलते हैं, इसी से मित्रों बजाया जाता है। मतलब इस राज को कौन से वाद्य यंत्र से बजाया जाता है? तो मित्रों बताते चले कि इस राज को जो है मित्रों कमानी के द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, इस राज वाद्य को मित्रों कमानी के द्वारा बजाया जाता है। इस राज एक तत्ववाद्य है। इस राज कौन सा वाद्य है? तत्ववाद्य मित्रों। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मित्रों मिंड कहते हैं। मिंड यहाँ पर होगा, मिंड कहते हैं। तो वाद्य मित्रों उसे क्या कहेंगे? आकर्ष, अपकर्ष, अस्त या गत? तो मित्रों बताते चलें कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मित्रों गायन कहते हैं। तो मिंड में जो मित्रों उसको बोलते हैं हम लोग हैं, उसको मित्रों ध्यान दीजिएगा, उसको मित्रों सुत कहते हैं। यहाँ पर मित्रों गलत में स्प्रिंट हो गया, उसे क्या बोलते हैं? सुओता। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दिल्ली बाज को और किस नाम से जानते हैं? मित्रों बताइए कि दिल्ली बाज को मित्रों और किस नाम से जाना जाता है? या मित्रों दिल्ली बाज को क्या कहते हैं? झाला, ठाठ, गत या मस्जिद खानी? मित्रों दिल्ली बाज को मस्जिद खानी बाज मित्रों कहते हैं। मस्जिद खानी बाज का विलंबित लय मित्रों बजाई जाती है। ठीक है, मस्जिद खानी बाज का आविष्कार मस्जिद खान ही किए थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, रजा खानी बाज को कहते हैं लखनऊ बाज, इलाहाबादी बाज या बम्बैया वादी बाज या डी मित्रों कलकत्ता वादी बाज? मित्रों फट से बताइए कि रजा खानी बाज को मित्रों और किस नाम से बोला जाता है? तो मित्रों रजा खानी बाज को मित्रों लखनऊ बाज के नाम से मित्रों जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि राजा खानी बाज को मित्रों लखनऊ बाज कहा जाता है। राजा खानी बाज को मध्य तथा द्रुत लय मित्रों बजाया जाता है। राजा खानी बाज का आविष्कार मोहम्मद खान ने किया था, मतलब मोहम्मद रजा खान ने किया था। बम्बैया वादी बाज, इलाहाबादी बाज और कलकत्ता वादी बाज मित्रों कोई बाज नहीं है। ठीक है, ये सब कोई बाज का नाम ही नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, तबले का ठेका सुनकर हम पहचानते हैं। तो तबले का ठेका सुनकर हम मित्रों क्या पहचानते हैं? स्वर को, ताल को, लय को या बोल को? फर्स्ट से मित्रों बताइए कि तबले का ठेका सुनकर मित्रों हम क्या पहचानते हैं? तो मित्रों बताते चलें कि तबले का ठेका मित्रों सुनकर जो मित्रों पहचानते हैं उसको मित्रों हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ताल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है कि तबले का ठेका सुनकर मित्रों हम किसको पहचानते हैं? तो ताल को मित्रों पहचानते हैं। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। मित्रों सभी प्रश्न का व्याख्या आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही मतलब हेल्पफुल आपको साबित होगा, इसलिए बहुत बारीकी से मित्रों आप जैसे ध्यान दिया कीजिए। तबले का ठेका हम सुनकर मित्रों ताल पहचानते हैं, जो कि बोल समूह बज रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह किस ताल का ठेका का बोल की वह ध्यान दीजिएगा मित्रों, वह किस ताल का ठेका का तबला, मृदंग और पखावज पर ही बजाया जाता है। इस प्रकार हम लोग मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे
कि तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है? फट से मित्रों बताइए कि तानपुरा को मित्रों किसके द्वारा बजाया जाता है? छड़ी द्वारा, नाखूनों द्वारा, उंगलियों द्वारा या मिजराब द्वारा? फट से मित्रों बताइए कि तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है? मित्रों बताते चलें कि तानपुरा को जो है मित्रों आपको बजाया जाता है उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? उंगलियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मित्र आपका सही है। व्याख्या पर खेल कीजिएगा। तानपुरे को उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। तानपुरा एक तंत्रवाद है। इसमें मित्रों 4 तार लगे होते हैं। तानपुरा को खूंटियों द्वारा चढ़ाया या उतारा जाता है। छड़ी से संतूरवाद बजाते हैं। छड़ी से संतूरवाद बजाते हैं। नाखूनों द्वारा गिटार बजाया जाता है और मिजराब को द्वारा मित्रों सितार को बजाया जाता है। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा कि तानपुरा को मित्रों खूंटियों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, या खूंटियों द्वारा मित्रों चढ़ाया उतारा जाता है। छड़ी से मित्रों संतूर को बजाते हैं, नाखून से गिटार को बजाते हैं और मिजराब से मित्रों सितार को बजाते हैं। आपको मित्रों याद रखना होगा। अगले प्रश्न पर मित्रों कर कीजिएगा कि शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होता है? शहनाई में किस यंत्र द्वारा मित्रों स्वर की उत्पत्ति होती है? ए में आपका ऑप्शन है पति, बी में तना, सी में पेड़, डी में आपका जड़ है। मित्रों फट से बताइए कि शहनाई में किस वाद्य यंत्र के द्वारा मित्रों किस यंत्र के द्वारा जो है कि स्वर उत्पत्ति होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पति के द्वारा। ये पल आंसर मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर खेल कीजिएगा। शहनाई में पति यंत्र द्वारा मित्रों स्वर उत्पत्ति होती है। शहनाई एक सुशील वाद्य है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक ऊंच कोटि के शहनाई वादक है। मित्रों बताइए कि बिस्मिल्लाह खां को मित्रों भारत रत्न से मित्रों नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? मित्रों कहने का मतलब बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? अगला प्रश्न आपका है उस्ताद अली अकबर खां को कौन से वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर है? मतलब उस्ताद अली अकबर खां मित्रों क्या बजाते हैं? तो मित्रों बताते चले कि उस्ताद अली अकबर खां मित्रों सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि उस्ताद अली अकबर खां मित्रों सरोदवाद बजाने के लिए मित्रों मशहूर है। सरोदवाद मित्रों तंत्रवाद की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा कि हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है? हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है? मित्रों उस्ताद लिखा हुआ है उस्ताद अल्लाह रखा खां, बी में बिस्मिल्लाह खां, सी में नाना साहब पान से, डी मित्रों भैरव सहाय। और से मित्रों बताइए हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है? तो मित्रों बताते चलें कि अभी तक मित्रों हिंदुस्तान में जो है सब मशहूर शहनाई वादक यदि कोई हुए तो बिहार के रहने वाले हैं बिस्मिल्लाह खां हैं। मित्रों गुजर गए तो बहुत जल्दी मित्रों गुजरे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी है। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न की उपाधि मिली और अल्लाह रखा खां तबला वादक है और नाना साहब पांच मित्रों पखावज बजाते हैं। मित्रों पूछेगा एग्जाम में कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? तो मित्रों 2001 में, ठीक है। मित्रों इसका आंसर बी आपका जैसे 100% सही है कि शहनाई वादक इसमें से कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? सम प्राकृतिक होगा मित्रों यहाँ पर, ठीक है। राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? काफी, सुर मल्हार, मियां मल्हार और डी मित्रों मियां की सारंग। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मियां की सारंग। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग मित्रों मियां की सारंग है। मियां की सारंग और वृंदावनी सारंग राग काफी ठाट का राग है। किस ठाट का राग है? काफी ठाट का राग है। इन दोनों ही रागों का वाद्य स्वर रे तथा संवाद्य स्वर प माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग होते हुए भी साडो साडो जाति का है? निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग होते हुए भी साडो साडो जाति का है? मारवा, पूर्वी, भैरवी और असावरी। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मारवा। मित्रों आंसर सही है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि राग मारवा थाट का आश्रय राग होते हुए भी साडो साडो जाति का राग है, क्योंकि मारवा राग में पंचम स्वर पूर्णतया वर्जित है।
असावरी राग की जाति ऑडो संपूर्ण मानी जाती है। पूर्वी राग की जाति मित्रों संपूर्ण मानी जाती है और भैरवी राग की जाति भी मित्रों संपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती हैं। निम्न में से कौन सी ताल पखावज पर नहीं बजानी चाहिए? ठीक है, सुल ताल, खेमता, धमार ताल या चार ताल। तो फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों खेमटा को मित्रों पखावज पर मित्रों नहीं बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। पखावज पर मित्रों सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। खेमटा ताल पखावज पर नहीं बजाया जाती है। ठीक है मित्रों, सुल ताल, धमार ताल और चार ताल को मित्रों पखावज वाद्य पर बजाया जाता है। यह तीनों ताले ध्रुपद गीत के संगत के समय मित्रों बजाई जाती है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन से जोड़े कि ताले मात्राओं की दृष्टि से बेमेल है, मतलब एक समान मित्रों नहीं है। सुल झप ताल, रूपक तिवरा ताल, धमार दिवचंदी ताल और डी में मित्रों लक्ष्मी गणेश ताल। मित्रों बताइए कि इसमें से कौन जो है मित्रों दृष्टि से बेमेल है, मतलब एक समान नहीं है, मतलब कौन सा मेल मित्रों गलत है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी मित्रों गणेश ताल के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी ताल मित्रों 18 मात्रा की ताल है, जबकि गणेश ताल मित्रों 12 मात्रा की ताल है। ऐसा ही क्लियर होगा कि दोनों एक समान नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा स्वर किसी भी राग में विवादी नहीं हो सकता है? कौन सा स्वर किसी भी राग में मित्रों विवादी नहीं हो सकता है? तीव्र मध्यम, षडज, शुद्ध मध्यम या पंचम? तो फट से बताइए कि कौन सा स्वर किसी भी राग में मित्रों विवादी नहीं हो सकता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षडज मित्रों है किसी भी राग में मित्रों यह विवादी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। षडज स्वर किसी भी राग में मित्रों विवादी नहीं हो सकता है क्योंकि ये सभी रागों का आधार स्वर है। तीव्र मध्यम, पंचम और शुद्ध मध्यम स्वर को विवादी स्वर माना जाता है। ठीक है मित्रों, स स्वर को कोमल तथा तीव्र स्वर को मित्रों जैसे तीव्र स्वर को भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? निम्न में से किस राग में मित्रों वक्र स्वर लगते हैं? भैरवी, भैरव, तिलक, कामोद या भूपाली? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस राग में मित्रों वक्र स्वर लगते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब तिलक, कामोद मित्रों वक्र स्वर लगते हैं। तो व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि राग तिलक कामोद मित्रों वक्र स्वर लगते हैं। तिलक कामोद राग खमास ठाड़ का राग माना जाता है। इस राग का वादी स्वर रे तथा संवादी स्वर मित्रों प माना जाता है। तिलक कामोद राग की जाति साड़ो संपूर्ण मानी जाती है। तिलक कामोद राग को मित्रों रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं है? सुधनी, सुधगा, सुधरे या सुध कोमलनी? फट से मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में मित्रों वादी नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। कोमलनी जो है मित्रों किसी भी स्वर मित्रों राग का वादी स्वर नहीं हो सकता है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। कोमल निषाद स्वर किसी भी मित्रों राग में वादी स्वर नहीं है, जबकि सुधनी, सुधगा, सुधरे मित्रों वादी स्वर माना जाता है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भीम पलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? भीम पलासी राग में किस स्वर पर मित्रों न्यास कर सकते हैं? ध पर, रे पर, ग और स? फट से मित्रों बताइए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ग कहने का मतलब है कि मित्रों गंधार। ठीक है, व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। राग भीम पलासी गंधार स्वर पर न्यास मित्रों न्यास अर्थात ठहराव किया जाता है। भीम पलासी राग को मित्रों काफी ठाट राग माना जाता है। इस राग की जाति औडो संपूर्ण तथा मित्रों भीम पलासी राग का वादी स्वर म तथा संवादी स्वर मित्रों स माना जाता है। भीम पलासी राग मित्रों
ध्यान दीजिएगा ध डॉट र तथा स स्वर न्यास नहीं किया जाता है। मित्रों और अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बारीकी से केयर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मित्रों आलाप का प्रकार नहीं है? रूपक आलाप, मेलापक, अल्पतगान या राग आलाप? मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मित्रों, मेलापक जो से कोई आलाप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्धदोर्शक स्वर भी मित्रों कहा जाता है? मध्यम को, षड्ज को, पंचम को या मित्रों निषाद को? मित्रों बताते चलें कि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों भारतीय संगीत में मित्रों मध्यम स्वर को जो है मित्रों, और भारतीय संगीत में मध्यम स्वर को मित्रों अर्धदोर्शक स्वर मित्रों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका 100% मित्रों सत्य है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा, भारतीय संगीत में मध्यम स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहा गया है। अर्धदर्शक स्वर से मित्रों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध स्वर का पता लगता है। स में मतंग के मित्रों स्वर पूर्वार्ध तथा प से 7 तक के मित्रों स्वर उत्तरार्ध कहलाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए, राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए मित्रों किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है? रे, ग, नी, ध। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी, मतलब नी का मित्रों प्रयोग किया जाता है, अल्प प्रयोग किया जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, व्याख्या आपको बता रहे हैं कि राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए कोमल निषाद विवादी स्वर का मित्रों अल्प प्रयोग किया जाता है। राग केदार कल्याण थाट का राग है, इसकी जाति और संपूर्ण मानी जाती है। केदार राग में मित्रों ध्यान दीजिएगा दोनों म का प्रयोग किया जाता है। केदार राग का वादी स्वर मित्रों स तथा संवादी स्वर म माना जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे, निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकते हैं? निम्न में से कौन सा स्वर युग्म मित्रों किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकते हैं? स और म, ग और धी, ग और ध, सी मित्रों ग और नी, और डी में रे और ग है। तो फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलिए 42 नंबर प्रश्न मित्रों रे और ग जो है मित्रों किसी भी राग मित्रों वादी और संवादी स्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मित्रों वर्जित स्वर है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित वेंकट मुखी के अनुसार मित्रों रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती है? पंडित वेंकट मुखी के अनुसार मित्रों रागों की कुल कितनी जातियां हो सकती है? तो मित्रों पंडित वेंकट मुखी के अनुसार मित्रों रागों की कुल जातियां आपको 9 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। वेंकट मुखी साहब मित्रों मेलों की संख्या 72 बताए हैं, थाटों की संख्या। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पंडित वेंकट मुखी के अनुसार तो रागों की कुल जातियां जैसे 9 जातियां हो सकती है। ऑडो ऑडो, ऑडो साडो, ऑडो संपूर्ण, साडो साडो, साडो ऑडो, साडो संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण ऑडो, मतलब संपूर्ण साडो। तो यह एक प्रकार का मतलब जो आंसर तैयार किया गया मुख्य रूप से 3 ही जातियां हैं। 3 को तो घुमा करके रीजनिंग की तरह मित्रों 9 तैयार कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को मित्रों दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? कोमल रे, शुद्ध रे, चतुस्थ श्रुति रे, और डी मित्रों पट श्रुति रे। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध रे के नाम से मित्रों इसे पुकारते हैं। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों आपको पैकेज खरीदना मित्रों अति आवश्यक है। तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। यदि बीपीएससी टीआरई थ्योरी मित्रों निकालना चाहते हैं तब मित्रों यह नंबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर दक्षिण भारतीय पद्धति मित्रों शुद्ध रे के नाम से मित्रों पुकारा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा कि चतु चतु शैडो, शैडो मध्यम पंचमा, द्वय द्वय निषाद गंधारोति
स्त्री ऋषभ दैवतो। मित्रों श्रुतियों पर यह स्थापित करने वाला यह दोहा किसने रचा है? भरत साहब, रत्नाकर साहब, सारंगदेव या हनुमंत तोड़ी। मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब सारंगदेव। कौन इसकी लिखे हैं? सारंगदेव मित्रों लिखे हैं। मित्रों आपका व्याख्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि लक्ष्मण गीत का क्या उद्देश्य है? लक्ष्मण गीत का मित्रों क्या उद्देश्य है? राग का परिचय कराना, लोकगीत सिखाना, सी मित्रों अस्थाई की स्वर लिपि बनाना, और डी में मित्रों ताल का प्रकार बताना। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों ए पर आंसर आपका सही है, राग का परिचय कराना। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर कर लीजिएगा कि लक्षण गीत को मित्रों, लक्षण गीत का उद्देश्य राग का परिचय कराना है। जिस गीत में अपने रागों के पूरे लक्षण हो, लक्षण गीत कहलाते हैं। ख्याल के समान इसमें भी अस्थाई और अंतरा के दो भाग होते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर कर लीजिएगा कि नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र में तो कौन व्यक्ति लिखे हैं? मतंग साहब, कुमारिल, जैमिनी या भरत साहब? मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र के लेखक मित्रों कौन है? मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि नाट्य शास्त्र मित्रों किसकी रचना है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों बताते चले कि नाट्य शास्त्र जो मित्रों लिखे हैं उनका नाम है तो भरत साहब। हर व्यक्ति इसको जिनका नाम जानता है कि नाट्य शास्त्र के लेखक भरत साहब हैं। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। नाट्य शास्त्र ग्रंथ भरत जी की रचना है। भरत जी ने मित्रों इस ग्रंथ को 5वीं शताब्दी में लिखा था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के 5 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ मित्रों कितने अध्याय? 5 अध्याय है मित्रों। और संगीत की विस्तृत वर्णन यदि मित्रों आपको जानकारी लेना है तो मित्रों नाट्य शास्त्र किताब मित्रों आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा मित्रों महत्वपूर्ण है। मतंग जी ने मित्रों विदेशी ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। और मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलें कि यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या मित्रों 4.0 मित्रों यदि बीपीएससी से मित्रों यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं और मित्रों म्यूजिक शिक्षक मित्रों बनना चाहते हैं तो मित्रों मेरे द्वारा तैयार किया गया पैकेज मित्रों जरूर परचेज कर लें। बार बार मित्रों इस मित्रों हम बोल रहे कि इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बीपीएससी का मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, और 100% मित्रों आपको लिखित दे देंगे कि आपको रिजल्ट हम देंगे तो देंगे। इसके लिए मित्रों आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों प्रश्न आपका है शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ कौन था? शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ मित्रों कौन सा? तानसेन, तालखां, छतर खां और गोपाल सिंह। मित्रों फट से बताइए कि शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो मित्रों बताते चले कि शाहजहां का मित्रों जैसे दरबारी मित्रों संगीतज्ञ जो थे आपको तानसेन साहब थे। मित्रों इस प्रश्न का जैसे मित्रों तानसेन आपका गलत आंसर है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छतर खां। ठीक है, सी नंबर आंसर मित्रों आपका सही है। ठीक है, एग्जाम में भी मित्रों इसी तरीका से मित्रों कंफ्यूज होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो छतर खां थे। आपको बताइए कि तानसेन मित्रों अकबर के दरबार में रहते थे। गोपाल जी भी मित्रों अकबर के दरबार में रहते थे। इस प्रकार छतर खां मित्रों शाहजहां के दरबार में रहा करते थे। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि किस तार पर एक सिरे से मित्रों 36 की दूरी पर मित्रों तार स की स्थापना की जाए तो पंचम की स्थापना होगी? 18 पर, 20 पर, 24 पर या 72 मीलों पर? ठीक है मित्रों, तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 पर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर कर लीजिएगा कि किसी तार पर एक सिरे से 36 की दूरी पर मित्रों तार की स की स्थापना की जाए तो पंचम स्वर की स्थापना 24 डिग्री पर मित्रों होगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? मतंग साहब का, कि कुमारिल का, कि जैमिनी का या भरत साहब का? मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चले यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 मित्रों यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों मेरे द्वारा तैयार किए गए पैकेज, ठीक है, मेरे नंबर मित्रों लिख रहे हैं हम, मेरे द्वारा तैयार किए गए पैकेज मित्रों
आप जरूर मित्रों इस नंबर के माध्यम से स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए और मित्रों आप हमें कांटेक्ट कीजिए। मित्रों आपको तत्काल जो है मित्रों बीपीएससी का संपूर्ण पैकेज म्यूजिक के लिए मित्रों आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको 100% मित्रों रिजल्ट हो जाएगा। मित्रों आप चूकिए नहीं, क्योंकि वैकेंसी मित्रों बार बार आने वाला नहीं है, यह मौका बार बार मित्रों आपको नहीं मिलने वाला है। तो मित्रों बताते चले कि नाट्यशास्त्र मित्रों किसकी रचना है, तो मित्रों नाट्यशास्त्र भरत साहब की रचना है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ भरत जी की रचना है। भरत जी ने इस ग्रंथ को 5वीं शताब्दी में लिखा था। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के 5 अध्याय में मित्रों संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है। नाट्यशास्त्र के 5वें अध्याय मित्रों जैसे मित्रों संगीत का विस्तृत जानकारी मित्रों मिलता है। मतंग जी ने जैसे विदेशी ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ कौन था? शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ मित्रों कौन था? तानसेन, ताल खां, छत्तर खां और गोपाल जी। ठीक है मित्रों, बताते चले कि शाहजहां का दरबारी कवि जो सॉरी मित्रों शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ जो था आपको छत्तर खां साहब थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बाकी तानसेन और गोपाल सिंह जो है मित्रों जैसे अकबर के दरबार में रहते थे, और ताल खां कोई नामे नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि किसी तार पर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कि किसी तार पर एक सिरे से मित्रों 36 डिग्री यहाँ पर होगा। 36 डिग्री की दूरी पर तार स की स्थापना की जाए तो पंचम की स्थापना मित्रों होगी 18 डिग्री पर, या फिर मित्रों 20 डिग्री पर, या फिर 24 डिग्री पर, या फिर मित्रों 72 डिग्री पर। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है मित्रों। व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि किसी तार पर एक सिरे से 36 डिग्री की दूरी पर मित्रों तार स की स्थापना की जाए तो मित्रों पंचम स्वर की मित्रों स्थापना होगी जो 24 डिग्री पर होगी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है? निम्न में से कौन मित्रों तानपुरे का एक अंग नहीं है? मित्रों बताते चलें कि अति महत्वपूर्ण मित्रों प्रश्न है। आठ ही तानपुरा का अंग है, तबली तानपुरा का अंग है, मन का तानपुरा का अंग है, पन्ना जो है मित्रों आपको जैसे तानपुरा का अंग नहीं है। मतलब एपल आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है, व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा और मित्रों ध्यान दीजिएगा कि पन्ना तानपुरा का अंग नहीं है। पन्ना का प्रयोग मित्रों तानपुरा में किया ही नहीं जाता है। आटी, तबली और मन का जो तानपुरा का अंग है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न आपके समक्ष है। मित्रों ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर कौन सी ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी? दादरा, तिवरा, रुद्र और कहरवा ताल। ठीक है मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 51 नंबर प्रश्न मित्रों लास्ट प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिवरा आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर तिवरा ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी। बसंत ताल में 9 मात्रा होती है। ऐसे मित्रों यदि 9 घटा दिया जाए तो 9 - 2 मतलब 7, और 7 मित्रों तिवरा ताल की मात्रा की ताल। तो दादरा ताल में तो 6 मात्रा की ताल होती है, और रुद्र ताल में तो 11 मात्रा की ताल होती है, और कहरवा ताल में तो 8 मात्रा की ताल होती है। तिवरा ताल पखावज ताल की ताल है, जबकि दादरा, कहरवा और रुद्र ताल की मित्रों जैसे ताल है, और तबला ताल है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको जैसे प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है मित्रों, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप जैसे आंसर मिला सकते हैं। मित्रों डिटेल से मित्रों आप याद कर सकते हैं। मित्रों एक बार पुनः बोलेंगे कि मित्रों पैकेज आप जरूर खरीद लीजिए। ठीक है, पैकेज मित्रों आपके लिए अति आवश्यक है। मित्रों दिए हुए नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल मित्रों जैसे पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों इस प्रकार हम लोग आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मतलब मित्रों आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप अपने उत्तरदायित्व को निभाइए। मित्रों हम आपको 100% मित्रों एग्जाम निकालने में मित्रों मदद करेंगे। यदि मित्रों बीपीएससी आप क्वालिफाई होना चाहते हैं, डीएसएसबी मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, नेट की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस या मित्रों ईएमआरएस, या फिर मित्रों ये स्टेट जो मित्रों अगस्त में आने वाला है,
मित्रों सभी के लिए मित्रों आपको संपूर्ण डिटेल्स मित्रों जानकारी आपको देंगे। आप हमारे साथ जरूर क्लास को ज्वाइन करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मित्रों इस नंबर के माध्यम से हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।